नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जहां सच्चाई और कल्पना के धागे आपस में इस तरह उलझे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है। कोर्डो नामक एक शांत गांव के एक पुराने सराय में बैठा एक युवक, जिसका नाम लुमियन ली है, अपनी आप बीती सुना रहा है और उसकी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से होती है। वह कहता है कि भाग्य हमें जो कुछ भी देता है, उसकी एक सटीक कीमत हमें चुकानी ही पड़ती है, चाहे हम चाहें या न चाहें। लुमियन खुद को एक ऐसा मामूली इंसान बताता है, जिसके पास सूरज की रोशनी का आनंद लेने तक का समय नहीं था, क्योंकि उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके माता पिता उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं थे और वह बहुत अधिक शिक्षित भी नहीं था, जिसके कारण उसे शहर की भीड़भाड़ में अपने दम पर रास्ता बनाना पड़ा। उसने कई जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसकी कम बोलने की आदत और संवाद करने की अक्षमता के कारण उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। वह उन कठिन दिनों को याद करता है जब उसने 3 दिनों में केवल 2 रोटियां खाकर अपना पेट भरा था और भूख के कारण वह रात भर सो नहीं पाता था। उसका कहना था कि कम से कम उसने 1 महीने का किराया पहले ही दे दिया था, जिससे उसे कड़कड़ाती ठंड में बाहर सड़कों पर नहीं भटकना पड़ा। आखिरकार उसे एक अस्पताल के मुर्दाघर में शवों की पहरेदारी करने का काम मिला, जहां उसे रात भर मृतकों के बीच रहना पड़ता था। लुमियन बताता है कि अस्पताल में रातें उसकी कल्पना से कहीं अधिक ठंडी और डरावनी हुआ करती थीं और गलियारों की लाइटें अक्सर बंद रहती थीं। वहां चारों ओर ऐसा गहरा अंधेरा छाया रहता था कि वह मुश्किल से अपने ही कदम देख पाता था और केवल कमरों से छनकर आने वाली रोशनी ही उसका सहारा थी। वहां की हवा में मौत की एक ऐसी तीव्र और भारी गंध हमेशा तैरती रहती थी, जो किसी भी साधारण इंसान के मन को विचलित करने के लिए काफ़ी थी। हालांकि यह कोई बहुत सम्मानजनक या गौरवपूर्ण काम नहीं था, लेकिन कम से कम इस नौकरी ने उसे 2 वक्त की रोटी और रात में पढ़ाई करने का समय दिया था। वह बताता है कि उसे यह नौकरी केवल इसलिए मिली क्योंकि उससे पहले काम करने वाला व्यक्ति अचानक काम छोड़कर गायब हो गया था। लुमियन का सपना था कि वह दिन की शिफ्ट में काम करे, क्योंकि रात भर जागने और दिन में सोने के कारण उसका शरीर कमज़ोर होने लगा था और उसके सिर में अक्सर दर्द रहता था। एक दिन मुर्दाघर में एक नया शव लाया गया और उसे पता चला कि यह वही व्यक्ति है जो उससे पहले वहां काम करता था और अचानक गायब हो गया था। लुमियन अपने पूर्ववर्ती की इस रहस्यमय मौत और उसकी वापसी के बारे में जानकर काफ़ी उत्सुक हुआ और उसने सबके जाने के बाद चुपके से उस बॉडी बैग को खोल दिया। उसने देखा कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी त्वचा नीली सफ़ेद पड़ चुकी थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं, जो कम रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। उस शव के पास उसका परिवार नहीं था, इसलिए उसे लाने वालों ने उसके शरीर से सारे कपड़े तक उतार लिए थे ताकि वे उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। लुमियन की नज़र उस बूढ़े के सीने पर पड़ी, जहां एक अजीब सा नीला काला निशान बना हुआ था, जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसने जब उस निशान को छूकर देखा तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस रात के बाद से ही उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। वह कहता है कि उस दिन के बाद से जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, उसे एक घना कोहरा चारों ओर से घेर लेता था और उसे महसूस होता कि कोई अमानवीय शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। लुमियन की यह डरावनी कहानी सुनकर सराय में बैठे लोग दंग रह गए थे, लेकिन तभी लुमियन अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने खुलासा किया कि यह पूरी कहानी बस एक कोरा झूठ थी, जिसे उसने केवल सराय में बैठे लोगों का मनोरंजन करने के लिए गढ़ा था। वहां मौजूद पीरे नाम के एक ग्रामीण ने बताया कि लुमियन इस गांव का सबसे शरारती लड़का है और वह हर दिन
एक नई कहानी सुनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। लुमियन ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसकी बहन और एक लेखिका है जो नोवेल वीकली जैसे कॉलम के लिए लिखती है और ये कहानियाँ उसी की कल्पना की उपज हैं। इसी बीच सराय में 3 विदेशी मेहमानों का प्रवेश होता है, जिनमें रयान कॉस नाम का एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति और उसके 2 साथी शामिल थे। उनका एक साथी वेलेंटाइन काफी सलीके से तैयार था, जिसने नीला ट्वीड जैकेट और काले रंग का पतलून पहन रखा था और उसका चेहरा काफी गंभीर था। लेकिन सबकी नज़रें लेया नाम की उस युवती पर टिकी थीं जिसने एक सफ़ेद घूंघट पहन रखा था और उसके जूतों और घूंघट में छोटी-छोटी चांदी की घंटियां लगी थीं। लेया के चलने पर वे घंटियां जो मीठी आवाज़ पैदा कर रही थीं, उसने गांव के पुरुषों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि ऐसा फैशन केवल बड़े शहरों में ही देखा जाता था। जब लुमियन ने अपना परिचय लुमियन ली के रूप में दिया, तो लेया और रयान के चेहरों पर अचानक हैरानी और डर के भाव आ गए। रयान ने लुमियन को बताया कि समुद्र के व्यापारियों और नाविकों के बीच ली उपनाम बहुत डरावना माना जाता है और लोग इसके नाम से कांपते हैं। कहा जाता है कि समुद्री लुटेरों के कप्तानों या राजाओं से मिलना फिर भी ठीक है, लेकिन फ्रैंक ली नाम के व्यक्ति का सामना करना साक्षात मौत के बराबर है। लुमियन यह जानकर काफी हैरान था कि उसका उपनाम इतना प्रभावशाली हो सकता है, हालांकि रयान को भी इस डर का सही कारण पूरी तरह पता नहीं था। इसके बाद रयान ने लुमियन को उसकी कहानी के बदले एक ड्रिंक पिलाई, जिसके लिए लुमियन ने एब्सिंथ नामक शराब चुनी, जिसे लाफे वर्टे भी कहा जाता है। रयान ने उसे चेतावनी दी कि यह शराब इंसानी शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और इसके सेवन से लोग पागलपन या मतिभ्रम का शिकार हो सकते हैं। लेकिन लुमियन ने बहुत ही दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया कि उनके जैसे लोगों का जीवन पहले से ही इतना कठिन है कि थोड़े और नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना था कि यह नशीला पेय कम से कम उनके अशांत मन को कुछ देर के लिए शांत रखने में तो मदद करता ही है। पेरे ने बातों बातों में विदेशियों को बताया कि लुमियन वास्तव में इस गांव का मूल निवासी नहीं है और उसकी कहानी पूरी तरह फर्जी है। उसने बताया कि 5 साल पहले और उसे सड़क से उठाकर लाई थी जब वह एक भूखा और बेघर बच्चा था और उसे अपना उपनाम ली दिया था। लुमियन को भी अपने अतीत या अपने असली नाम के बारे में कुछ याद नहीं था और वह और द्वारा दिए गए इस नए जीवन में ही खुश था। यह पूरी चर्चा हमें दिखाती है कि कैसे कोर्डू जैसे शांत गांव में भी रहस्य की परतें बिछी हुई हैं और कैसे एक अजनबी का आगमन नई कहानियों को जन्म देता है। लुमियन का चरित्र एक ऐसी पहेली की तरह है जो ऊपर से चंचल दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा खालीपन और अनजाना अतीत छिपा हुआ है। शायद वह मुर्दाघर वाली कहानी पूरी तरह झूठ न हो, या शायद उसमें सच्चाई का कोई ऐसा अंश छिपा हो जिसे लुमियन खुद भी अभी तक समझ नहीं पाया है। इस कहानी का मुख्य केंद्र लुमियन ली नाम का एक नौजवान है, जिसके काले बिखरे हुए बाल और नीली आंखें उसे एक शरारती लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करती हैं और वह देखने में किसी शहर के रईस युवक जैसा लगता है। कोरू गांव के लोग लुमियन की शरारतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं और सराय के मालिक पीरे गिलाउम ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि वह पूरे गांव का सबसे शरारती लड़का है, जिससे बचकर रहना ही बेहतर है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रायन, वेलेंटाइन और लिया नाम के 3 विदेशी इस गांव में पहुंचते हैं और उनकी तलाश एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के पादरी गिलाउम बेनेट से जुड़ी होती है। लुमियन इन विदेशियों से सराय में मिलता है, जहां वे लाफे वर्ते नाम की हल्की हरी शराब पी रहे होते हैं, और रायन की विनम्रता देखकर लुमियन उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। बातचीत के दौरान लुमियन उन विदेशियों को मेरे प्यारे बंदगोभी यानी माई कैबेज कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर रायन और उसके साथी पूरी तरह से हैरान और असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें
यह शब्द बहुत अजीब लगता है। लुमियन बड़ी मासूमियत से समझाता है कि दारिज क्षेत्र में दोस्तों को प्यार से पुकारने की यह सदियों पुरानी परंपरा है, और अगर उन्हें यह पसंद नहीं तो वह उन्हें खरगोश, चूजे या बत्तख भी कह सकता है। अंत में रायन और उसके साथी बंदगोभी शब्द पर ही राजी हो जाते हैं, क्योंकि बाकी विकल्पों की तुलना में उन्हें यही शब्द थोड़ा बहुत सामान्य और कम अजीब महसूस होता है। कोरुगांव के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ पीरे और गिलाउम जैसे नाम इतने आम हैं कि अगर आप भीड़ में ये नाम पुकारेंगे तो आधे से ज़्यादा लोग आपकी ओर देखने लगेंगे। लुमियन उन विदेशियों को पादरी का पता बताने का वादा करता है, क्योंकि उसे पता है कि पादरी इस वक्त चर्च में नहीं बल्कि अपनी गुप्त मुलाकातों में व्यस्त होगा, और वह उन्हें चर्च के पीछे ले जाता है। रात के सन्नाटे में जब गांव में कोई सड़क की रोशनी नहीं होती तो केवल आसमान के चमकते हुए तारे ही उनके पथप्रदर्शक बनते हैं, और चर्च की भव्य इमारत अंधेरे में किसी साए जैसी लगती है। लुमियन बिना किसी अनुमति के चर्च का एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खोल देता है, और रायन के विरोध करने पर भी वह उन्हें अंदर ले जाता है, जहां उसे पता है कि पादरी अपनी हकीकत छुपाए बैठा है। जैसे ही वे चर्च के अंदर कदम रखते हैं, वे पादरी गिलाउम बेनेट को मैडम पुआलिस के साथ आपत्तिजनक और गुप्त स्थिति में पाकर दंग रह जाते हैं, जिससे पादरी की असलियत सबके सामने आ जाती है। पादरी उन पर चिल्लाता है कि उन्होंने चर्च की पवित्र योजनाओं में खलल डाला है, लेकिन लुमियन अपनी योजना में सफल हो चुका होता है और वह तुरंत वहां से भाग निकलता है। जाते जाते लुमियन फिर से उन्हें माई कैबेज कहकर विदा करता है और गांव की गलियों में सीटी बजाते हुए गायब हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब पादरी उसे और उसकी बहन को परेशान नहीं कर पाएगा। लुमियन का असली मकसद अपनी बहन ऑरोरा ली की सुरक्षा करना था, क्योंकि पादरी की गंदी नज़र ऑरोरा पर थी, और लुमियन ने इस मौके का इस्तेमाल उसे सबक सिखाने के लिए किया। जब लुमियन अपने घर लौटता है, जो गांव के किनारे एक अनोखी 2 मंजिला इमारत है, तो हमें उसकी बहन ऑरोरा से मिलने का मौका मिलता है, जो सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली एक अत्यंत सुंदर महिला है। ऑरोरा अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर ब्रह्मांड और तारों को निहारना पसंद करती है, और वह एक दार्शनिक की तरह मानती है कि दुनिया में केवल नैतिकता और तारों भरा आसमान ही आदर के योग्य है। ऑरोरा और लुमियन के बीच की बातचीत से पता चलता है कि वे दोनों केवल साधारण ग्रामीण नहीं हैं, बल्कि उनके पास सम्राट रोज़ले के विचारों और दुनिया के रहस्यों की गहरी समझ है। कहानी में जादुई तत्व तब उभरकर आता है जब ऑरोरा अपनी उंगलियों से चांदी जैसी चमकती हुई धूल हवा में बिखेरती है और एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे दूसरी मंजिल की खिड़की के अंदर समा जाती है। लुमियन अपनी बहन की इस शक्ति को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन ऑरोरा उसे खुद छत से नीचे उतरने के लिए कहकर मजाक करती है, जिससे उनके बीच के गहरे और प्यारे रिश्ते की झलक मिलती है। यह पूरी घटना हमें दिखाती है कि कैसे लुमियन अपनी बुद्धिमानी और शरारत के मेल से बड़े-बड़े लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर सकता है और अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। लुमियन ली एक ऐसा युवक है जिसके काले बाल और उसकी गहरी नीली आंखें उसे एक शांत लेकिन बेहद गंभीर आभा प्रदान करती हैं, जैसा कि हम उसे एक पुराने शहर की धुंधली और कोहरे से भरी पृष्ठभूमि में खड़ा देख सकते हैं, जो उसके जीवन के रहस्यों को दर्शाता है। वह अक्सर एक साधारण काले रंग का वेस्ट और भूरे रंग की शर्ट पहने नजर आता है, और उसके चेहरे की यह नई गंभीरता यह बताती है कि उसके मन में कुछ बहुत गहरा और शायद खतरनाक चल रहा है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। एक समय था जब लुमियन कोर्डू गांव के स्थानीय शराबखाने में अपनी हंसी ठिठोली और शरारतों के लिए मशहूर था, पर अब वह एक बहुत ही दृढ़ और रचित व्यक्तित्व बन चुका है, जिसे गांव के पुराने लोग भी शायद अब पहचान न पाए। लुमियन की इस बदली हुई मानसिकता और गंभीरता के पीछे की मुख्य वजह उसकी बहन ऑरोरा ली की वे रहस्यमयी जादुई शक्तियां हैं,
जिन्हें उसने एक दिन गलती से देख लिया था, और तब से उसका पूरा संसार ही बदल गया है। जब से लूमियन को ऑरोर की इन गुप्त शक्तियों का पता चला है, तब से वह उन्हें प्राप्त करने के लिए जुनूनी हो गया है, क्योंकि वह मानता है कि इस खतरनाक होती दुनिया में खुद को और अपनी बहन को बचाने के लिए शक्ति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑरोर उसे हमेशा इस खतरे से आगाह करती रहती है, और उसका कहना है कि जादू की इन शक्तियों को धारण करना न केवल खतरनाक है, बल्कि यह इंसान को बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी देता है, जिसे सहना हर किसी के बस की बात नहीं। वह लूमियन को इन शक्तियों के रहस्य बताने से साफ इनकार कर देती है, भले ही लूमियन उसे मनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है और बार बार उससे प्रार्थना करता है कि उसे भी वह रास्ता दिखाया जाए जो जादू की ओर जाता है। कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य में हम लूमियन को छत के किनारे से वापस आते हुए देखते हैं, जहां वह अकेला बैठा कुछ सोच रहा था, और फिर वह ऑरोर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है, जो थोड़ा खुला हुआ था। ऑरोर अपने कमरे में अपनी मेज पर बैठी है और वह बहुत ही ध्यान से कुछ लिख रही है। उसने एक बहुत ही सुंदर आसमानी नीले रंग का गाउन पहना हुआ है और वह अपनी सुनहरी जुल्फों के साथ किसी विद्वान लेखिका की तरह लग रही है। वह लिखने के लिए एक शानदार शैंपेन फाउंटेन पेन का उपयोग कर रही है और उसके पास एक पुरानी किताब और कुछ कागजात रखे हुए हैं जो उसकी बौद्धिक गतिविधियों और उसके गहरे ज्ञान को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। लूमियन उससे मजाकिया लहजे में पूछता है कि क्या वह इतनी देर रात तक जागकर अपनी डायरी लिख रही है, क्योंकि वह अक्सर उसे रात के सन्नाटे में इसी तरह लिखते हुए देखता है। ऑरोर इस पर बहुत ही दिलचस्प जवाब देती है कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति कभी डायरी नहीं लिखता, और वह महान सम्राट रोजेल का उदाहरण देती है, जिन्होंने कई खंडों में अपनी डायरी लिखी थी, पर उनके व्यक्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। सम्राट रोजेल वह ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने इंटिस गणराज्य के पुराने सरोन राजवंश को खत्म करके खुद को सम्राट घोषित किया था, और उन्हें दुनिया में स्टीम इंजन के आविष्कार का मुख्य श्रेय दिया जाता है। रोजेल के बारे में यह भी मशहूर है कि उन्होंने समुद्र के नए रास्ते खोजे और दुनिया में औपनिवेशीकरण के युग की शुरुआत की थी, लेकिन उनके अंतिम दिन बहुत ही दुखद और धोखे से भरे हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी डायरी के पन्ने पूरी दुनिया में फैल गए, लेकिन वे एक ऐसी गुप्त भाषा में लिखे थे जिसे आज तक दुनिया का कोई भी महान विद्वान समझ नहीं पाया है, मानो वे शब्द इस दुनिया के थे ही नहीं। ऑरोर बताती है कि वह जो लिख रही है वह डायरी नहीं बल्कि अपने एक पेनपाल यानी पत्रमित्र को पत्र लिख रही है, जिससे वह कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली है और केवल पत्रों के माध्यम से ही जुड़ी हुई है। वह लूमियन को समझाती है कि पेनपाल वे दोस्त होते हैं जो पत्रिकाओं और अखबारों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और अपनी भावनाओं और ज्ञान को साझा करने के लिए केवल पत्रों का सहारा लेते हैं। ऑरोर के अनुसार ये पत्र उसे एक भावनात्मक संतुष्टि और शांति देते हैं, और वह अपनी वे बातें इन अनजान मित्रों से साझा कर पाती है जो वह गांव के साधारण लोगों या अपने छोटे भाई लूमियन से भी नहीं कह सकती। उसके ये पेनपाल न केवल बहुत जानकार हैं बल्कि काफ़ी शक्तिशाली भी नजर आते हैं, और उन्हीं में से एक ने उसे वह आधुनिक बैटरी से चलने वाला लैंप भेंट किया है जिसका वह रात में लिखने के लिए उपयोग करती है। ऑरोर का मानना है कि पुराने मिट्टी के तेल के दिए या मोमबत्तियां आंखों की रोशनी के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, इसलिए यह आधुनिक लैंप उसके लिखने के कठिन काम को बहुत आसान और सुरक्षित बना देता है। लूमियन को अपनी बहन की सुरक्षा की हमेशा चिंता सताती रहती है, इसलिए वह अक्सर सोचता है कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति उसकी बहन को इन पत्रों के जरिए धोखा न दे दे, पर वह अपनी बहन की बुद्धिमानी पर भी भरोसा करता है। जब रात बहुत गहरी हो जाती है तो लूमियन अपने कमरे में वापस चला जाता है, जहां वह अंधेरे में बिस्तर पर लेटे हुए अपनी बहन के गुप्त रहस्यों और बाहर की दुनिया के बढ़ते खतरों के बारे में गहराई से सोचता रहता है। रात की उस खामोशी में
लूमियन को एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आता है, जिसमें वह खुद को एक रहस्यमयी धूसर या ग्रे रंग के कोहरे से घिरा हुआ पाता है, जो सब कुछ धुंधला कर देता है। इस कोहरे में वह चाहे किसी भी दिशा में जाने की कोशिश करे या कितनी भी दूर भागने का प्रयास करे, वह बार बार लौटकर अपने ही कमरे में पहुंच जाता है, जैसे वह किसी जादुई और अंतहीन चक्रव्यूह में फंस गया हो। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को बहुत थका हुआ और भ्रमित महसूस करता है, क्योंकि यह रहस्यमयी सपना उसे पिछले कई दिनों से लगातार एक ही तरह से आ रहा है और उसे परेशान कर रहा है। लूमियन को मन ही मन यह डर सताने लगा है कि यह कोहरा और यह सपना किसी आने वाली बड़ी मुसीबत का संकेत हो सकता है और वह इसे खत्म करने का कोई रास्ता खोजना चाहता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह अपनी बहन औरोर को अपने इस डरावने सपने के बारे में विस्तार से बताता है, जिस पर औरोर अपनी चिंता व्यक्त करती है और उसे सलाह देती है कि उसे शायद एक असली हिप्नोटिस्ट यानी सम्मोहन विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। लूमियन फिर से वही बात छेड़ देता है कि अगर वह एक वारलॉक या जादूगर बन जाए तो वह शायद अपनी जादुई ताकतों से इस सपने के रहस्य को खुद ही सुलझा सकेगा और हमेशा के लिए इसे खत्म कर देगा। लेकिन औरोर फिर से उसे डांटती है और कहती है कि दुनिया अब धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और वह चाहती है कि लूमियन इन सब खतरनाक चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। वह चाहती है कि लूमियन जून में होने वाली कॉलेज प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करे, क्योंकि औरोर का मानना है कि ज्ञान ही असली शक्ति है और शिक्षा ही उसे एक बेहतर भविष्य दे सकती है। लेकिन लूमियन का अपना एक अलग नजरिया है। उसका मानना है कि इस बदलती और दिन-ब-दिन खतरनाक होती दुनिया में सिर्फ एक कागजी डिग्री से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे शारीरिक और जादुई ताकत की सख्त जरूरत है। दोपहर के समय जब लूमियन गांव के चौक पर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा होता है तो वह अपने करीबी दोस्त रिमंड ग्रेग से मिलता है, जो उसे पढ़ाई छोड़कर बाहर घूमते देख काफी हैरान हो जाता है। रिमंड एक साधारण दिखने वाला लड़का है, जिसका कद लगभग 1.7 मीटर है और उसकी भूरी आंखें और बाल उसे गांव का एक आम निवासी दिखाते हैं, जो लूमियन की पढ़ाई की सुविधाओं को देखकर उससे थोड़ी ईर्ष्या भी करता है। रिमंड कहता है कि काश उसके पास भी औरोर जैसी पढ़ी लिखी और समझदार बहन होती, जो उसे पढ़ा पाती, क्योंकि उसे तो अगले साल से भेड़ें चराने का काम शुरू करना पड़ेगा, जो उसका भविष्य है। लूमियन रिमंड से गांव में प्रचलित पुराने वारलॉक या जादूगरों की कहानियों के बारे में पूछता है, क्योंकि वह अब खुद ही उन जादुई रास्तों की खोज करना चाहता है जहां से उसे शक्तियां मिल सके। रिमंड उसे एक बहुत ही पुरानी और डरावनी लोककथा सुनाता है कि कैसे बहुत साल पहले गांव के एक वारलॉक की मृत्यु के बाद एक रहस्यमयी उल्लू उसके बिस्तर पर आकर बैठ गया था और टकटकी लगाकर देखता रहा। कहा जाता है कि उस जादूगर के अंतिम संस्कार के समय उसका ताबूत इतना भारी हो गया था कि उसे उठाने के लिए 9 ताकतवर बैलों की जरूरत पड़ी थी, जो किसी भी सामान्य इंसान के लिए असंभव और अविश्वसनीय घटना थी। यह सारी जानकारी और कहानियां लूमियन को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या वह वास्तव में उस अंधेरे और खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए तैयार है, जहां हर मोड़ पर रहस्य और मौत का साया बना रहता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब लूमियन अपने करीबी दोस्त रेमून ग्रेग के पास जाते हैं और उनसे कोर्रू गांव के पुराने और कुख्यात जादूगर यानी वारलॉक की कहानी के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। रेमून ग्रेग एक बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का लड़का है, जिसे लूमियन की इन रहस्यमयी बातों पर जल्दी विश्वास नहीं होता और वह अक्सर लूमियन की खतरनाक योजनाओं को लेकर उलझन में रहता है। लूमियन उसे बहुत ही चालाकी से समझाते हैं कि वे उस पुराने जादूगर की तलाश इसलिए कर रहे हैं ताकि वे उसके छिपे हुए रहस्यों को जानकर ऐसी शक्तियां हासिल कर सके जो आम इंसानों की समझ से परे हैं। लूमियन का तर्क बहुत ही प्रभावशाली है,
कि अगर कोई कहानी पीढ़ियों से एक ही गांव में चली आ रही है तो उसका आधार जरूर कोई न कोई वास्तविक और ऐतिहासिक घटना रही होगी जिसे लोग अब भूल चुके हैं। वह रेमून को बताते हैं कि अगर वे उस महान जादूगर के पुराने घर या उसकी गुप्त कब्र का पता लगा लेते हैं तो उन्हें वहां छिपा हुआ अपार खजाना भी मिल सकता है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। रेमून को मन ही मन लगता है कि लुमियन फिर से उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लुमियन का अटूट आत्मविश्वास और उसकी बातें रेमून को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इंटिस गणराज्य की धार्मिक और सामाजिक स्थिति बहुत ही जटिल और तनावपूर्ण है, जहां इटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के चर्च का पूर्ण शासन चलता है। वहाँ की धार्मिक अदालत, जिसे इंक्विजिशन कहा जाता है, वह बहुत ही क्रूर और निर्दयी है, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़कर अकल्पनीय यातनाएं देती है जो जादू या टोना करने की कोशिश करता है। लुमियन अपने दोस्त रेमून को दिलासा देते हैं कि अगर उन्हें अपनी खोज में कुछ रहस्यमय मिलता भी है तो वे उसे चुपचाप चर्च को सौंप देंगे ताकि उन्हें बड़ा इनाम मिले और वे किसी कानूनी संकट में न फंसे। कोर्रू गांव के साधारण लोगों के लिए चरवाहा बनना एक बहुत ही कठिन और एकाकी पेशा है, जहां उन्हें साल के कई महीने अकेले ठंडे पहाड़ों और सुनसान मैदानों में अपनी भेड़ों के साथ बिताने पड़ते हैं। इन चरवाहों को बहुत ही कम पैसा और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिलता है और उनका पूरा जीवन भेड़ों की देखभाल करने और पनीर और ऊन बनाने के संघर्ष में ही बीत जाता है। रेमून ग्रेग, जो अब 17 साल का हो चुका है, उसे भी अगले साल से चरवाहा बनने के कठिन प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है और वह अपने इस अंधकारमय भविष्य को लेकर बहुत डरा हुआ और उदास महसूस करता है। इसी बीच पेरे बेरी नाम का एक पुराना चरवाहा अचानक गांव में वापस लौट आता है, जो पूरे गांव के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली घटना बन जाती है, क्योंकि उसे अभी वहां नहीं होना चाहिए था। पेरे का इस समय गांव में मौजूद होना किसी भी तर्क से परे है, क्योंकि चरवाहों के नियम के अनुसार उसे अभी दूर पहाड़ों में अपनी भेड़ों की सुरक्षा और देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन वह गांव की गलियों में घूम रहा है। पेरे का दावा है कि वह आगामी लेंट का त्योहार मनाने आया है, जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और जिसमें गांव के लोग आने वाली अच्छी फसल के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं और खुशियां मनाते हैं। लुमियन की पारखी नज़र अचानक पेरे की नई और बहुत ही महंगी चमड़े की जूतियों पर पड़ती है, जो एक साधारण और गरीब चरवाहे की हैसियत से बहुत ज़्यादा कीमती और असाधारण दिखाई देती हैं। पेरे बेरी बहुत ही खुशमिजाज और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा है और वह कहता है कि उसके नए मालिक ने उसे बहुत सारे उपहार और धन दिया है, लेकिन लुमियन को उसकी इन चिकनी-चुपड़ी बातों पर गहरा संदेह होता है। लुमियन को यह आभास होने लगता है कि पेरे का इतनी जल्दी वापस आना और उसके पास अचानक इतनी धन-दौलत का आ जाना किसी आने वाले बड़े खतरे या किसी काले रहस्य का शुरुआती संकेत हो सकता है। जब लुमियन और रेमून गांव की स्थानीय सराय की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वहां का माहौल बहुत ही रहस्यमय और धुंधला सा महसूस होता है, जहां गांव के लोग अपनी दिनभर की थकान मिटाने के लिए जमा होते हैं। उस सराय के अंदर लुमियन को वही रहस्यमय विदेशी महिला फिर से दिखाई देती है, जिसने नारंगी रंग का एक बहुत ही सुंदर और लंबा गाउन पहना हुआ है और जिसके बाल भूरे और घुंघराले हैं। वह महिला उस साधारण और गंदी सराय में बहुत ही शिष्ट और अलग दिखाई देती है और उसकी गहरी नीली आंखें अपने हाथ में पकड़ी हुई लाल रंग की ड्रिंक पर टिकी हुई हैं, जो उसे और भी रहस्यमय बनाता है। लुमियन उसे बहुत ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि कोर्रू गांव में अब कुछ बहुत ही बड़ा और असाधारण होने वाला है, जिसकी शुरुआत इस अजनबी महिला और पेरे के रहस्यमय आगमन से हुई है। गांव के बीचों बीच स्थित ओल्ड टैवर्न नाम की सराय में माहौल हमेशा एक खास किस्म की खट्टी मीठी खुशबू से भरा रहता है
और यह खुशबू किर्श नाम की उस विशेष शराब की होती है जो शक्कर और किण्वित चेरी के मिश्रण से तैयार की जाती है। यह शराब अपने अनोखे रंग और बनावट के कारण बड़े शहरों से आने वाली संभ्रांत महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है और कोर्डो की इस सराय में इसका बहुत ही सीमित स्टॉक रहता है, जिसे मैडम पुआलिस ने अपनी यात्रा के दौरान बहुत पसंद किया था। मैडम पुआलिस इस गांव के प्रशासक और क्षेत्रीय न्यायाधीश बेओस्त की पत्नी हैं और उनके पूर्वज सम्राट रोजेल के शासनकाल के दौरान बहुत बड़े कुलीन हुआ करते थे। हालांकि आज उनका परिवार वह पुराना ओहदा और रसूख खो चुका है। लुमियन को इस बात की पूरी जानकारी है कि मैडम पुआलिस गांव के पादरी गिलॉम बेनेट की उन गुप्त प्रेमिकाओं में से एक हैं जिनके बारे में गांव के आम लोग बिल्कुल नहीं जानते, और यह रहस्य गांव के अंदर दबी एक गहरी साजिश का हिस्सा लगता है। जब लुमियन सराय के मुख्य काउंटर की तरफ बढ़ता है तो वह वहां पीरे ग्रेग को देखता है, जो कि रेमंड के पिता हैं और जिनकी उम्र 40 के पार है और जिनके चेहरे पर वर्षों की कड़ी मेहनत और धूप के कारण गहरी झुर्रियां पड़ गई हैं, जो उनके कठिन जीवन की गवाह है। सराय में बैठकर शराब पीना काफी महंगा सौदा होता है, इसलिए गांव के अधिकांश पुरुष अक्सर बाहर चौक में बने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर ताश या शतरंज खेलते हुए अपना दिन बिताना बेहतर समझते हैं। मगर उस दिन लुमियन ने देखा कि गांव का वह चौक पूरी तरह से खाली था और वहां कोई भी पुरुष दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी और जिसने लुमियन के मन में कई सवाल पैदा कर दिए थे। लुमियन और रेमंड के बीच एक पुरानी तांत्रिक कथा के बारे में चर्चा होती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार एक जादूगर के ताबूत को खींचने के लिए 9 बैलों की शक्ति भी कम पड़ गई थी, जो कि एक बहुत ही डरावनी और अनोखी घटना थी। पीरे ग्रेग बताते हैं कि उनके दादाजी ने यह सब अपनी आंखों से देखा था जब वे एक नौजवान थे, और वह घटना उनके मन में इतनी गहरी बैठ गई थी कि वे मरते दम तक उल्लुओं से डरते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उल्लुओं के पंजे उनकी आत्मा को नोच कर ले जाएंगे। लुमियन को महसूस होता है कि यह केवल कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें कोई ऐसा वास्तविक सुराग छिपा हो सकता है जो उसके सपनों की पहेली को सुलझा सके, और वह उस जादूगर के रहने की जगह और कब्र के बारे में जानने की कोशिश करता है। पीरे को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, पर वे अपने बेटे रेमंड को सचेत करते हैं, क्योंकि वह जल्द ही चरागाहों की सुरक्षा करने वाला एक रक्षक बनने वाला है, जिसका काम अवैध चराई को रोकना होता है। सराय के विश्राम कक्ष से बाहर आते वक्त लुमियन की नज़र एक विदेशी महिला पर पड़ती है, जो नारंगी रंग की पोशाक में बहुत ही रहस्यमयी और आकर्षक लग रही थी और जिसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। लुमियन उस महिला को बहुत ही ध्यान से देखता है ताकि वह उसकी हर एक छोटी से छोटी बात को याद रख सके और भविष्य में उसका इस्तेमाल किसी रहस्य को सुलझाने के लिए कर सके, जैसा उसने पादरी के मामले में किया था। वह महिला अचानक लुमियन की ओर देखती है और उससे उसके सपनों के बारे में सवाल करती है, जिसे सुनकर लुमियन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसे उसके सपनों के बारे में कैसे पता चला। लुमियन के उन धुंधले सपनों का रहस्य वह महिला जानती थी, और उसने लुमियन के सामने टैरो कार्ड के माध्यम से उन रहस्यों को उजागर करने का एक अनोखा प्रस्ताव रखा ताकि वह अपने डर का सामना कर सके। वह महिला बताती है कि ये कार्ड लघु रहस्य श्रेणी के हैं, क्योंकि लुमियन के पास अभी बड़े रहस्यों को जानने का अधिकार नहीं है, और इन पत्तों को 4 अलग-अलग समूहों में बांटा गया है, जो प्याले, छड़े, तलवारें और सिक्कों को दर्शाते हैं। लुमियन को अपनी बहन औरोरा की वह बात याद आती है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें अक्सर सबसे ज्यादा भारी पड़ती हैं, पर अपने सपनों का सच जानने की बेचैनी में वह एक कार्ड चुनने के लिए तैयार हो जाता है। काफी सोचविचार करने के बाद लुमियन एक कार्ड निकालता है, जो 7 छड़ों वाला कार्ड होता है, जिस पर एक व्यक्ति को पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अपने कई दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते हुए दिखाया गया है।
महिला इस कार्ड की व्याख्या करते हुए बताती है कि यह संकट, चुनौती, विरोध और उस महान साहस का प्रतीक है जो लुमियन को अपने आने वाले समय में दिखाना होगा, और वह यह कार्ड लुमियन को ही दे देती है। वह कहती है कि जब सही समय आएगा तब वह इसका वास्तविक अर्थ और इसके पीछे छिपी शक्ति को खुद ब खुद समझ जाएगा, और लुमियन काफ़ी उलझन में रहता है कि यह कार्ड कोई श्राप तो नहीं है। लुमियन वह कार्ड लेकर अपनी बहन ऑरोरा के पास जाता है, जो कार्ड की जांच करके बताती है कि इसमें कोई बुरा जादू नहीं है, लेकिन वे लुमियन को बहुत सतर्क रहने की सलाह देती है क्योंकि यह कार्ड बदलाव ला सकता है। ऑरोरा लुमियन को समझाती है कि वह इस कार्ड को अपने पास ही रखे क्योंकि हो सकता है कि यही कार्ड उसके जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की चाबी बन जाए, और वे खुद उस विदेशी महिला पर अपनी नज़र रखेंगी। रात की खामोशी में जब लुमियन सो जाता है तो वह उस कार्ड को अपने पास रखता है और फिर से उसी धुंधली दुनिया के सपने में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ राख जैसी धुंध फैली हुई होती है। पर इस बार का सपना बिल्कुल अलग था क्योंकि लुमियन को अपने मन के भीतर एक नई स्पष्टता और चेतना महसूस हो रही थी, जैसे कि उसका दिमाग पूरी तरह से जाग गया हो और वह अब उस धुंध से डर नहीं रहा था। यह सब उस 7 क्षणों वाले कार्ड का असर था या कुछ और यह कहना मुश्किल था, पर लुमियन की यह रहस्यमयी यात्रा अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम पर सावधानी की ज़रूरत थी। लुमियन ने हाल ही में एक ऐसी घटना का अनुभव किया है जिसने उसे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है, और यह घटना उसके एक विशेष सपने से जुड़ी है जिसे ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है, जो एक ऐसी दुर्लभ मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति सपने के अंदर भी पूरी तरह सचेत रहता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि वह सो रहा है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग जागते हुए व्यक्ति। इस स्थिति में उसका मस्तिष्क बिल्कुल उसी तरह सचेत था जैसे वह जागते हुए किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचता है या अपनी पुरानी यादों को एक-एक करके फिर से जीने की कोशिश करता है। और अरोर ने लुमियन को इस तरह के सपनों में खुद पर नियंत्रण पाने और जागरूक होने के लिए पहले भी कई बार बहुत कठिन अभ्यास और प्रशिक्षण दिए थे। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि लुमियन अपने मन के अंदर छिपे किसी भी अज्ञात खतरे को पहचान सके और उसे खत्म कर सके, लेकिन अरोर की तमाम कोशिशों के बावजूद लुमियन पहले कभी भी सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि यह मानसिक कौशल बहुत ही उच्च स्तर की एकाग्रता की मांग करता है। इस बार जो चीज़ सबसे अलग और रहस्यमयी थी वह विशेष टैरो कार्ड जिसे 7 ऑफ वांस कहा जाता है, और जो उसे एक अनजान लेकिन बहुत ही प्रभावशाली विदेशी महिला ने गांव की सराय में दिया था, जिसने उसे विश्वास दिलाया था कि यह कार्ड उसके सपनों के रहस्य खोलने में मदद करेगा। लुमियन को अब यह पूरा विश्वास हो गया था कि इसी कार्ड की जादुई शक्ति और इसके प्रभाव की वजह से वह आज अपने उस सपने के धूसर कोहरे वाले हिस्से में प्रवेश कर पाया है जहां वह पहले कभी नहीं पहुंच सका था। जब वह अपने सपने में पूरी तरह से जागता है तो वह पाता है कि वह अपने ही कमरे में खड़ा है, लेकिन वहां का सारा माहौल एक बहुत ही पतली और धूसर धुंध में पूरी तरह से लिपटा हुआ था, और कमरे की मेज, कुर्सी, किताबों की अलमारी और यहाँ तक कि उसका बिस्तर भी वैसा ही था जैसा असलियत में है। उसे महसूस होता है कि वह धुंध अब पहले के मुकाबले काफ़ी हल्की हो गई है, जिससे वह कमरे के बाहर की दुनिया को और भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो पाया है। और जैसे ही लुमियन खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है, उसे एक बिल्कुल ही अलग और डरावना परिदृश्य दिखाई देता है जो उसके गांव कोरू से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। वहाँ एक विशाल पर्वत शिखर था जो लगभग 20 से 30 मीटर ऊंचा था, और वह भूरे लाल पत्थरों और वैसी ही मिट्टी से बना हुआ था जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। और उस पहाड़ के चारों ओर कई इमारतें थीं, लेकिन वे सब अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थीं और ऐसा लगता था जैसे उन्हें जला दिया गया हो। ये इमारतें किसी अव्यवस्थित कब्रिस्तान की तरह पहाड़ के तलहटी में बिखरी हुई थीं, और वहाँ की ज़मीन पर घास का एक तिनका तक नहीं था, बस पत्थर और गड्ढे ही दिखाई दे रहे थे, जबकि आसमान में कोहरा इतना घना और सफ़ेद था कि सूरज का कहीं नामोनिशान नहीं था, और लुमियन को केवल उतनी ही रोशनी मिल रही थी जितनी कि तारों वाली रात में होती है।
तभी उसे उन खंडहरों के बीच किसी आकृति या परछाई के तेजी से गुजरने का एहसास होता है, जिससे उसे यह संदेह होने लगता है कि क्या वह कोई मतिभ्रम देख रहा है या सच में वहाँ कोई और भी है जो उसकी तरह इस सपने का हिस्सा है। वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और बार बार दोहराता है कि उसे धैर्य रखना होगा, क्योंकि यह सपना उसे बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय महसूस हो रहा था, और उसे एहसास होता है कि यह सपना पूरी तरह से उसका अपना नहीं है, बल्कि इसमें कोई बाहरी प्रभाव भी शामिल है, और बिना सोचे समझे आगे बढ़ना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। वह फैसला करता है कि वह अभी इस सपने से बाहर निकल जाएगा और अगले दिन उस विदेशी महिला से मिलकर इस बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि उसे यह नहीं पता था कि एक बार ल्यूसिड ड्रीम में पूरी तरह सचेत हो जाने के बाद खुद को जगाया कैसे जाता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपने विचारों को पूरी तरह से अव्यवस्थित करने की कोशिश करता है, जैसे कि वह सामान्य नींद में जाने का नाटक कर रहा हो। और कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि पर्दे के पीछे से सूरज की सुनहरी किरणें उसके कमरे में आ रही हैं, जिसका मतलब था कि वह आखिरकार जाग चुका है। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है और औरोर अंदर आती। जागने के तुरंत बाद उसने अपनी बहन औरोर को सब कुछ डिटेल में बताया, जिसने उस समय सफ़ेद सिल्क का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसकी बात ध्यान से सुनने के बाद औरोर ने उसे उस रहस्यमयी विदेशी औरत से फिर से मिलने की सलाह दी, जिसने उसे जादुई टैरो कार्ड दिए थे ताकि वे इस सपने की गहराई तक पहुंच सके। औरोर ने उसे किसी भी अजनबी के साथ बहुत विनम्र और दोस्ताना व्यवहार करना भी सिखाया, क्योंकि एक नया दुश्मन बनाने से बेहतर है कि एक मजबूत साथी मिल जाए। लुमियन ने इस सीख को दिल से मान लिया और गांव की सराय ओल्टा टेटिया बूढ़ा आदमी की ओर चल पड़े। सराय पहुंचने पर वह सराय के मालिक मॉरिस बेनेट से मिली, जिसकी नाक हमेशा ज्यादा शराब पीने से लाल रहती थी और जो गांव के पुजारी गिलॉम बेनेट का दूर का कजिन था। लुमियन उसे यह कहकर धोखा देता है कि वह विदेशी औरत की खोई हुई चीज़ लौटाने आया है ताकि वह उसका कमरा नंबर जान सके। औरत के कमरे में पहुंचने पर लुमियन को दरवाजे के हैंडल पर एक सफ़ेद नोट लटका हुआ दिखता है, जिस पर लिखा होता है कि वह आराम कर रही है और उसे परेशान न किया जाए। लेकिन लुमियन हार नहीं मानता और घंटों तक पतले गलियारे में मूर्ति की तरह खड़ा रहता है, क्योंकि सड़क पर मुश्किल जिंदगी ने उसे सब्र और मौक़ों का इंतज़ार करने की अहमियत सिखा दी है। आखिर में वह विदेशी औरत कमरे से बाहर निकलती है। उसने एक सुंदर हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनी हुई है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और एक रहस्यमयी मुस्कान है। वह लुमियन के सब्र की तारीफ करती है और उसे बताती है कि उसके रहस्यमयी सपने के खंडहरों में एक अनोखी शक्ति है जिसे वह बाहर निकाल सकता है। हालांकि उस औरत ने उसे एक बहुत ही भयानक और गंभीर चेतावनी भी दी। अगर सपने में किसी भी वजह से लुमियन मर जाता है तो वह असल दुनिया में हमेशा के लिए मर जाएगा, और अगर वह इस सपने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करता है तो 99% चांस है कि भविष्य में उसके लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक और खतरनाक हो जाएगी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लुमियन ओल्ड टैवर्न से बाहर निकलता है और सुबह की गुनगुनी धूप में खड़ा होता है, लेकिन उस धूप में भी हवा की एक हल्की सी ठंडक उसे भविष्य में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं का एहसास कराती है। तभी वहाँ रिमंड ग्रेग आता है और लुमियन से कहता है कि वह काफ़ी समय से उसे ही ढूंढ रहा था, क्योंकि आज उन्हें गांव के उन सबसे पुराने बुजुर्गों से मिलना है जो उस पौराणिक वरलोक की सच्चाई के बारे में जानते हैं। लुमियन अपनी पुरानी आदत के अनुसार रिमंड के साथ मजाक करने के लिए यह नाटक करता है कि उसे ऐसी किसी भी योजना के बारे में कुछ याद नहीं है, जिससे बेचारा रिमंड बुरी तरह घबरा जाता है और उसे लगता है कि लुमियन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब लुमियन देखता है कि रिमंड वास्तव में डर गया है तो वह जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वह तो बस उसे चिढ़ा रहा था, क्योंकि लुमियन को दूसरों के साथ ऐसी छोटी छोटी शरारतें करने में बहुत मज़ा आता है। रिमंड चिढ़कर लुमियन को कोसने लगता है, लेकिन लुमियन उसे टोकते हुए कहता है कि उसे और बेहतर तरीके से कोसना सीखना चाहिए,
क्योंकि गांव की लड़की अवा लिजियर भी उससे बेहतर तरीके से अपनी भड़ास निकाल सकती है। वे दोनों अपनी दोस्त अवा लिजियर के बारे में चर्चा करते हैं, जो गांव के मशहूर मोची गुइल्यूम लिजियर की खूबसूरत बेटी है और आजकल गीज़ यानी बतखें चराने का काम करती है ताकि वह अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके। रिमंड का मानना है कि अवा को भी इस तलाश में शामिल करना चाहिए क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है और उसके पिता अक्सर इस बात से दुखी रहते हैं कि बेटियों की शादी के लिए कितना भारी दहेज देना पड़ता है। लुमियन इस बातचीत के दौरान कोर्डू गांव की एक कड़वी सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है कि कैसे यहाँ के बड़े भाई और यहाँ तक कि गांव का पादरी भी चाहते हैं कि उनके छोटे भाई कभी शादी न करे और घर पर ही रहे। गांव की संपत्ति का बंटवारा न हो, इसलिए यहाँ के परिवारों में छोटे बच्चों को अक्सर चरवाहा बना दिया जाता है ताकि वे कभी अपनी अलग गृहस्थी न बसा सके और उनकी सारी कमाई घर के बड़े मुखिया के पास ही जमा होती रहे। रिमंड को लुमियन की बुद्धिमत्ता पर हमेशा से भरोसा रहा है क्योंकि वह जानता है कि भले ही गांव के लोग लुमियन को एक धोखेबाज और शरारती लड़का मानते हों, लेकिन उसकी जानकारी और समझ उसकी उम्र के किसी भी लड़के से कहीं ज्यादा है। लुमियन अपनी बहन औरोरली के बारे में भी सोचता है, जो एक अत्यंत सुंदर महिला है जिसके सुनहरे बाल और गहरी नीली आंखें उसे किसी परियों की कहानी का हिस्सा बनाती हैं और उसके पास कुछ रहस्यमयी और अलौकिक शक्तियां भी हैं। लुमियन और रिमंड गांव की सबसे बुजुर्ग महिला नारोका से मिलने का फैसला करते हैं क्योंकि वह न केवल उम्र में सबसे बड़ी है बल्कि वह अपने घर की सर्वेसर्वा भी है और सारे वित्तीय मामलों को खुद ही संभालती है। रिस्टन प्रांत की परंपरा के अनुसार नारोका जैसी प्रभावशाली महिलाओं के नाम के आगे ना उपसर्ग और पीछे आ प्रत्यय लगाया जाता है ताकि समाज में उनकी सत्ता और उनके अधिकार को विशेष रूप से पहचाना जा सके। जब वे दोनों नारोका के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वह 3 अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ धूप में बैठी है और वे सभी एक दूसरे के शरीर से जुएं निकाल रही हैं, जो इस गांव में मेलजोल और मनोरंजन का एक पुराना तरीका है। लुमियन जानता है कि गांव की ज्यादातर अफवाहें और गुप्त जानकारियां इन्हीं महिलाओं की गपशप वाली महफिलों से निकलकर पूरे इलाके में फैलती हैं, इसलिए वह सावधानी से उनके पास जाता है और बातचीत शुरू करता है। नारोका लुमियन से उसकी बहन औरोर के बारे में पूछती है और कहती है कि गांव के बहुत से लोग उसे याद करते हैं क्योंकि औरोर की उपस्थिति ही इस दूरदराज के गांव में एक खास आकर्षण और रहस्य पैदा करती है। लुमियन सीधे मुद्दे पर आते हुए नारोका से उस वॉरलोक के बारे में पूछता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी अर्थी को हिलाने के लिए 9 बैलों की ताकत भी कम पड़ गई थी और वह टस से मस नहीं हुई थी। नारोका यह सुनकर थोड़ा चौंक जाती है और बताती है कि वह वॉरलोक अपनी मृत्यु से पहले बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह रहता था और किसी को भी यह शक नहीं था कि उसके पास कोई काली जादुई शक्तियां या शैतानी ताकत हो सकती है। वह बताती है कि असली रहस्य तब शुरू हुआ जब उसकी मौत के तुरंत बाद एक अजीब सा उल्लू वहां उड़कर आया और उसके बाद ही उस वॉरलोक के शरीर को श्मशान ले जाया जा सका, जो अपने आप में एक खौफनाक अनुभव था। कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब नारोका लुमियन को बताती है कि वह वॉरलोक उसी जमीन पर रहता था जहां आज लुमियन और उसकी बहन औरोर ने अपना नया घर बनाया हुआ है। यह जानकारी लुमियन के पैरों तले जमीन खिसका देती है क्योंकि उसे अब यह समझ में आता है कि औरोर ने पूरी दुनिया को छोड़कर इसी खास जगह को क्यों चुना होगा, जबकि उसके पास शहर के किसी भी आलीशान इलाके में रहने का विकल्प था। नारोका आगे बताती है कि वॉरलोक की मृत्यु के बाद पादरे और कुछ अन्य लोगों ने उस घर को पूरी तरह से लूट लिया था और फिर उसे आग के हवाले कर दिया था ताकि उस शैतानी शक्ति का नामोनिशान मिटाया जा सके। रिमंड यह जानकर बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि शायद उस घर के खंडहरों में कोई पुराना खजाना या सोने के सिक्के मिल सकते हैं, लेकिन अब उसे लगता है
कि दशकों पहले ही सब कुछ जलकर राख हो चुका है। लुमियन के मन में अब अपनी बहन ऑरोर को लेकर और भी गहरे सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ऑरोर ने हमेशा उसे सिखाया है कि छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह एक बड़ा शहर होता है। फिर भी वह एक शापित वॉरलोक की ज़मीन पर रह रही है। कोर्रू गांव में उल्लुओं, नाइटिंगेल्स और कौवे जैसे पक्षियों को बहुत ही अशुभ माना जाता है और लोगों का विश्वास है कि ये पक्षी शैतानों के लिए काम करते हैं और सोते हुए लोगों की आत्माओं को चुराकर ले जाते हैं। लुमियन अब उन सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है जो उसके घर के अतीत और उस वॉरलोक के रहस्यों से जुड़ी हैं, और उसे डर है कि कहीं वह जादुई अतीत उसके और उसकी बहन के भविष्य के लिए खतरा न बन जाए। रिमंड जैसे साधारण लड़के के लिए यह केवल एक पुरानी कहानी और खजाने की खोज हो सकती है, लेकिन लुमियन के लिए यह उसकी अपनी पहचान और उस जगह की हकीकत को समझने की एक खतरनाक लेकिन ज़रूरी चुनौती बन गई है। गांव के सन्नाटे में दूर से सुनाई देने वाली उल्लुओं की आवाज़ अब लुमियन को केवल एक पक्षी की आवाज़ नहीं लगती, बल्कि उसे लगता है कि वह वॉरलोक की अधूरी दास्तां का कोई खौफनाक हिस्सा है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लुमियन और ऑरोर का घर, जिसे वे अपनी शरणस्थली समझते थे, अब रहस्यों का एक ऐसा पिटारा बन गया है जिसे खोलने पर क्या निकलेगा, यह सोचकर ही लुमियन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है। इस कहानी का हर पात्र और हर घटना हमें यह याद दिलाती है कि कभी-कभी हम जिस ज़मीन पर चलते हैं, उसके नीचे दबे हुए राज हमारे वर्तमान जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं, चाहे हम उन्हें कितना भी नज़रअंदाज करें। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब लुमियन अपने साथी रेयमूंड के साथ मिलकर एक पुराने वारलॉक यानी एक जादूगर की कथाओं के बारे में चर्चा करता है, और उनके दिमाग में एक रहस्यमयी उल्लू का ख्याल आता है जो उस जादूगर से जुड़ा हुआ था। लुमियन को लगता है कि वह उल्लू शायद अभी भी जिंदा हो सकता है, क्योंकि एक जादूगर से जुड़ा उल्लू 100 साल तक जी सकता है। हालांकि रेयमूंड इस बात से काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि वह किसी भी तरह के राक्षस या खतरे का सामना नहीं करना चाहता है। वे दोनों बुजुर्ग नारोका के पास जाते हैं और उससे उस उल्लू के बारे में गहराई से पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नारोका ने शायद उन्हें पूरी बात नहीं बताई है और उन्हें वारलॉक के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियों की ज़रूरत है। उन्हें पता चलता है कि वह उल्लू मध्यम आकार का था, जिसका चेहरा एक बिल्ली जैसा था और उसके पंख भूरे रंग के थे जिन पर छोटे छोटे धब्बे बने हुए थे, और उसकी आंखें भूरी पीली रंग की थीं जिनमें काली पुतलियां घूमती रहती थीं। यह उल्लू साधारण उल्लुओं की तुलना में थोड़ा बड़ा था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और चतुराई थी जो उसे बाकी उल्लुओं से अलग और थोड़ा डरावना बनाती थी, क्योंकि वह बिल्कुल भी जड़ या बेवकूफ़ नहीं लगता था और उसकी हर हरकत रहस्य से भरी थी। लुमियन और रेयमूंड मौरी परिवार के अन्य बुजुर्गों जैसे पेरे पेरे और नाफेरिया से भी मिलते हैं ताकि वे वारलॉक के छुपाए हुए खजाने के बारे में कुछ सुराग लगा सके, क्योंकि लुमियन का मानना है कि कोई भी जादूगर अपना सारा खजाना अपने पास नहीं रखता है। लुमियन का तर्क है कि यदि इंक्विजिशन यानी चर्च की सेना उस पर हमला करती तो जादूगर अपना सब कुछ लेकर नहीं भाग सकता था, इसलिए उसने जरूर कुछ न कुछ कहीं न कहीं छुपा कर रखा होगा ताकि बुरे वक्त में वह उसे फिर से हासिल कर सके। इंक्विजिशन के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर हैं, जो कि एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च की एक खतरनाक सेना है जो जादूगरों और चुड़ैलों का बेरहमी से शिकार करती है, और उनके किस्से पूरे देहात में गर्व के साथ सुनाए जाते हैं। इसी बीच लुमियन का सामना गांव के भ्रष्ट पादरे गुइलोम बेनेट से होता है, जो कि एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का एक प्रधान है, और वह लुमियन से सख्त नफरत करता है क्योंकि लुमियन हमेशा उसके कामों में किसी न किसी तरह की रुकावट डालता रहता है। गुइलोम बेनेट एक घमंडी व्यक्ति है जिसकी लंबाई लगभग 1.7 मीटर है और उसके बाल हल्के काले हैं, और वह हमेशा एक सफ़ेद रोब पहनता है, और जब वह लुमियन को देखता है तो उसकी आंखों में
घृणा और द्वेष साफ दिखाई देता है। पाद्रे गुइलोम बेनेट को लगता है कि लुमियन ने जानबूझकर उन विदेशियों को कैथेड्रल के अंदर लाकर उसकी शांति में खलल डाला है, और उसके साथ उसका भाई पोंस बेनेट भी है, जो एक बहुत बड़ा गंडा और डराने वाला व्यक्ति है जो लुमियन पर हमला कर देता है। पोंस बेनेट की उम्र 30 साल के आसपास है और वह बहुत ही ताकतवर और दबंग है, और उसने तुरंत लुमियन को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला किया ताकि वह उसे इतना पीटे कि वह 1 महीने तक अपने बिस्तर से न उठ सके और अपनी हिमाकत की सजा भुगते। कोर्रू गांव में तर्क और माफी की कोई जगह नहीं है, वहां सिर्फ शारीरिक ताकत और डराने की भाषा ही सबको समझ आती है। इसलिए पादरी ने बिना सोचे समझे अपने गूंडों को लुमियन के पीछे छोड़ दिया ताकि वे उसे पकड़कर बुरी तरह पीटे। लेकिन लुमियन काफी चतुर और तेज तर्रार था, और जैसे ही पोंस ने उस पर हमला करने की कोशिश की वह वहां से हवा की तरह भाग निकला और उन्हें पीछे छोड़ दिया। हालांकि पोंस और उसके साथी उसका पीछा करते रहे और शोर मचाते रहे। लुमियन ने गांव की तंग गलियों का पूरा फायदा उठाया और वह अचानक एक घर के अंदर घुस गया और वहां की रसोई की खिड़की से कूदकर दूसरी तरफ निकल गया, जिस वजह से पोंस और उसके साथी उसे ढूंढने में बुरी तरह नाकाम रहे और खाली हाथ रह गए। जब लुमियन सुरक्षित अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी बहन ऑरोरा ली एक्सरसाइज कर रही है और वह पसीने में तरबतर है, पर फिर भी वह बहुत ही सुंदर और तेजस्वी लग रही है, जैसा कि हम दूसरी तस्वीर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऑरोरा के बाल सुनहरे हैं और उनकी नीली आंखें हमेशा किसी गहरे ज्ञान या रहस्य की तलाश में रहती हैं, और वह एक बहुत ही कुशल लड़ाका भी है जो अपने भाई को कॉम्बैट यानी लड़ाई की कठिन ट्रेनिंग देना चाहती है ताकि वह सुरक्षित रहे। ऑरोरा अपने भाई से कहती है कि उनका उद्देश्य सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि नैतिकता, बुद्धि, शरीर, सौंदर्य और श्रम का पूर्ण विकास करना है, और वह उसे सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती है ताकि वह बाहर की दुनिया की बुराइयों से बच सके। लुमियन थोड़ा मजाक में कहता है कि यह तो लड़कियों के लिए होता है, पर ऑरोरा उसे गंभीरता से समझाती है कि लड़कों को भी अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बातचीत के बीच में ही ऑरोरा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और वह अपने कानों को जोर से पकड़ लेती है, क्योंकि उसे एक ऐसी अजीब और दर्दनाक गूंज सुनाई देती है जो उसे बहुत परेशान कर देती है, और उसका चेहरा दर्द से कराह उठता है। लुमियन यह सब देखकर बहुत बेबस और चिंतित महसूस करता है, और उसके मन में यह इच्छा और बलवती हो जाती है कि काश उसके पास कोई असाधारण शक्तियां होती ताकि वह अपनी बहन को इस रहस्यमयी तकलीफ से हमेशा के लिए बाहर निकाल पाता। इन सब मुश्किलों के बावजूद उनका जीवन चलता रहता है, और वे दोपहर के भोजन के लिए लैम्ब चॉप्स और ट्रफल बैम्बू चिकन श्रेड्स जैसी स्वादिष्ट चीज़ों की बातें करते हैं जो उनके भोजन का हिस्सा हैं और जिनसे उन्हें थोड़ी शांति मिलती है। इस पूरी कहानी में एक तीसरी महिला का भी जिक्र है, जो शायद वही रहस्यमयी औरत है जो सितारों से भरे आसमान के नीचे एक सुंदर गुड़िया लेकर खड़ी है, और जिसका रिश्ता शायद लुमियन के उन सपनों से है जिनकी वह जांच करना चाहता है। इस कहानी का मुख्य नायक लुमियन ली है, जो अपनी बहन ऑरोर ली के साथ रहता है, और कोर्डू के निवासी इतने गरीब हैं कि वे अपने घरों में खाना पकाने के लिए बड़े ओवन या चूल्हे तक नहीं रख सकते। गांव के लोग अक्सर ऑरोर के पास ओवन उधार लेने आते हैं ताकि वे अपनी रोटी सेक सके या मांस पका सके, और ऑरोर हमेशा उदारता दिखाते हुए उन्हें इसकी अनुमति देती है, बशर्ते वे अपना ईंधन खुद लेकर आएं। एक रात जब कोर्डू के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लुमियन दूसरी मंजिल पर अपनी बहन ऑरोर के स्टडी रूम यानी अध्ययन कक्ष में गया, जहां ऑरोर एक चमकदार लैंप के नीचे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबी हुई थी। लुमियन ने अपनी बहन को परेशान नहीं किया और चुपचाप किताबों की अलमारी से एक पतली सी पत्रिका निकाली जिसका नाम हिडन वेल यानी छिपा हुआ पर्दा था, और जिस पर बहुत ही रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे।
जब लुमियन ने उस पत्रिका के पन्ने पलटना शुरू किया तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसमें इंसानी आत्माओं के अस्तित्व और विभिन्न रूहों के साथ संपर्क करने के गुप्त तरीकों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया था। लुमियन के मन में तुरंत अपवित्र और वर्जित जैसे विचार आए, क्योंकि वह जानता था कि इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के नियमों के अनुसार ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना या पढ़ना धर्म के खिलाफ एक बड़ा अपराध माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि औरोर खुद एक वॉरलॉक यानी जादूगरनी है, जिसकी पहचान अगर कभी धार्मिक जांच दल के सामने आ गई तो उसे समाज के नियमों के तहत जिंदा जलाया जा सकता है। लुमियन को यह देखकर हैरानी हुई कि ऐसी पत्रिका सरकार की अनुमति से छप रही है, जबकि इंटिस रिपब्लिक में प्रकाशन पर हमेशा बहुत सख्त पाबंदियां और सेंसरशिप रही है। औरोर ने उसे बहुत ही सहजता से समझाया कि पहले ये सब बातें गुप्त कहानियों के रूप में छपती थीं, लेकिन अब सरकार और चर्च ने इन्हें आधिकारिक रूप से छपने की अनुमति दे दी है, क्योंकि शायद दुनिया बदल रही है। उसने मजाक में यह भी कहा कि अगर इसमें लिखी बातें पूरी तरह सच होती तो इन्हें कभी खुलेआम नहीं छपने दिया जाता, और बिना सही अनुष्ठान और गुप्त भाषा के यह सब सिर्फ कोरी कल्पना मात्र है। औरोर का मानना है कि आजकल दुनिया में अलौकिक घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि सरकार के लिए उन्हें अब छिपाना मुमकिन नहीं रहा, इसलिए वे धीरे धीरे लोगों को इन विषयों की आदत डाल रहे हैं। औरोर के पास साइकिक, लोटस और आर्केन जैसी कई लोकप्रिय पत्रिकाओं का संग्रह है, जिन्हें पढ़कर लुमियन को अपनी दुनिया और उसके भूगोल की बहुत गहरी समझ हासिल हुई है। लुमियन ने किताबों से सीखा है कि यह दुनिया दो मुख्य महाद्वीपों में विभाजित है, उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप, जिनके बीच में बरसेर्क सागर बहता है, जहां हमेशा खतरनाक तूफान और लहरें उठती रहती हैं। पूर्व और पश्चिम में रहस्यमयी महाद्वीपों की किंवदंतियां तो हैं, लेकिन आज तक कोई भी वहां पहुंच नहीं पाया है, और कोई नहीं जानता कि वे सच में अस्तित्व में हैं या केवल एक कहानी है। लुमियन और औरोर इंटिस रिपब्लिक के निवासी हैं, जो उत्तरी महाद्वीप के केंद्र में स्थित एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, जिसकी सीमाएं कई अन्य बड़े साम्राज्यों से लगती हैं। इंटिस के उत्तर में बर्फीला फेसैक साम्राज्य है, पूर्व में लोइन किंगडम और हॉर्नकिस पर्वत श्रृंखला है, जबकि दक्षिण में फेनापोटर किंगडम की सीमाएं लगती हैं। दक्षिणी भाग में लेनबर्ग, मासिन और सेगर जैसे छोटे देश भी मौजूद हैं, जो ज्ञान और बुद्धिमानी के देवता की पूजा करते हैं और अपनी विशेष शिक्षा प्रणाली के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। लुमियन ने यह भी जाना कि दक्षिणी महाद्वीप के अधिकांश देशों पर उत्तरी ताकतों का कब्जा है, लेकिन वहाँ के लोग अपनी आज़ादी और स्वायत्तता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर 5 विशाल समुद्र हैं, पश्चिम में फॉग सी, पूर्व में सोनिया सी, उत्तर में नॉर्थ सी, दक्षिण में पोलर सी और महाद्वीपों के बीच में खतरनाक बरसेर्क सी। शक्ति के मामले में लोइन किंगडम पूरी दुनिया में सबसे आगे है, जबकि लुमियन का अपना देश इंटिस रिपब्लिक ताकत के मामले में दूसरे स्थान पर आता है, और फेसैक साम्राज्य अब चौथे स्थान पर है। औरोर की दी हुई शिक्षा की वजह से लुमियन अपने गांव के अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक जानकार बन गया है, जो मुश्किल से अपने पड़ोसी गांवों या ट्राय जैसे शहरों के नाम जानते हैं। लुमियन अक्सर सोचता है कि उसकी बहन ने उसे सम्राट रोशेल द्वारा शुरू की गई कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है, जिसे पास करना बहुत ही कठिन माना जाता है। वह अक्सर इस बात पर हैरान होता है कि औरोर के पास इतनी कम उम्र में इतना विशाल ज्ञान और युद्ध की कलाएं कैसे आ गईं, जो एक औसत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी हासिल नहीं कर पाता। उस रात लुमियन सराय में जाकर लोगों को मनगढ़ंत किस्से सुनाने के बजाय अपने घर पर ही रहा, ताकि वह अपनी मानसिक स्थिति को शांत रख सके और कुछ नया पढ़ सके। सोने से पहले लुमियन ने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया और अपने कमरे की कुर्सी को खिड़की की ओर एक विशेष कोण पर तिरछा करके रख दिया, ताकि वह अपने सपने की जांच कर सके।
जैसे ही वह गहरी नींद में गया, वह अचानक एक घने ग्रे कोहरे से घिरे हुए कमरे में जाग गया, जो दिखने में बिल्कुल उसके अपने बेडरूम जैसा ही लग रहा था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस सपने में कुर्सी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोने से ठीक पहले रखी थी, बल्कि वह अपने पुराने तिरछे स्थान पर ही मौजूद थी, जो वास्तविकता से मेल नहीं खा रही थी। इससे लुमियन को यह एहसास हुआ कि यह सपना केवल उसकी आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि उसके अवचेतन मन की गहराइयों से उपजा हुआ एक रहस्यमयी और डरावना स्थान है। वहाँ का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी गूंजती हुई महसूस हो रही थी, और उसने तय किया कि वह इस अनजान दुनिया की खोजबीन शुरू करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक के ऊपर एक कई कपड़े पहने ताकि अगर कोई अदृश्य शक्ति उस पर हमला करे तो उसका शरीर बच सके। हालांकि इससे उसकी फुर्ती थोड़ी कम हो गई थी। उसने सपने में एक पिस्तौल और लोहे का कवच पाने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि वह अपनी इच्छा मात्र से उस रहस्यमयी दुनिया में कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर सकता। जब वह सावधानी से अपने घर की पहली मंजिल पर उतरा तो उसने देखा कि औरोर वहाँ नहीं थी, और पूरा घर एक अजीब सी खामोशी और ग्रे रंग की धुंध में जमा हुआ सा लग रहा था। उसे अपने बचाव के लिए घर में 2 हथियार मिले, एक 2 मीटर लंबा स्टील का कांटा और एक बहुत ही तेज धार वाली काली कुल्हाड़ी, जिसका चुनाव करना उसके लिए ज़रूरी था। लुमियन ने कुल्हाड़ी को चुना क्योंकि वह भारी हथियारों के साथ शोर नहीं करना चाहता था, और उसे इस कोहरे भरी दुनिया में चुपचाप और सावधानी से आगे बढ़ना था। उसने बहुत ही सावधानी से घर का मुख्य दरवाज़ा खोला और बिना किसी आहट के उस रहस्यमयी बाहरी दुनिया में कदम रखा, जहाँ कोहरा और सन्नाटा उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही लुमियन अपने घर के दरवाजे से बाहर कदम रखता है, उसे एक बहुत ही अजीब और डरावना अनुभव होता है, जहां उसे लगता है कि वह अपनी जानी पहचानी दुनिया को छोड़कर किसी दूसरे ही आयाम में पहुंच गया है। उसके सामने अब उसका वह पुराना और शांतिपूर्ण कोर्डू गांव नहीं था, बल्कि उसके स्थान पर एक गहरे लाल रंग की ऊंची पहाड़ी चोटी और उसके चारों ओर बिखरे हुए ढहे हुए भवनों के खंडहर थे, जो एक अजीब सी वीरानी और सन्नाटा पेश कर रहे थे। आसमान में छाई हुई धुंध इतनी ज्यादा घनी और हल्की सफ़ेद थी कि सूरज की रोशनी को भी उस धुंध को पार करके जमीन तक पहुंचने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, और हर तरफ केवल टूटे हुए पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। लुमियन ने अपनी कुल्हाड़ी को पूरी मजबूती के साथ अपने हाथों में पकड़ लिया, और वह बहुत ही सावधानी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा, क्योंकि उस पूरे रास्ते में उसे छिपने के लिए एक भी सुरक्षित जगह या कोना नहीं मिल रहा था। वहाँ न तो कोई घास दिखाई दे रही थी और न ही किसी प्रकार के पेड़ पौधे थे, जिससे वह पूरा इलाका पूरी तरह से बंजर और किसी भुतहा कब्रिस्तान की तरह खौफनाक लग रहा था, जहाँ केवल पत्थरों का साम्राज्य था। लुमियन बहुत ही डरा हुआ था, और उसकी हर एक इंद्रिय किसी भी संभावित खतरे को भांपने के लिए पूरी तरह से सतर्क थी। वह अपनी पीठ झुकाकर चल रहा था ताकि खुले मैदान में वह किसी भी खतरे को बहुत दूर से ही देख सके। चलते चलते वह अंततः उन खंडहरों के बीच एक ऐसी इमारत के पास पहुंचा जो आग की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और जिसकी छत और दीवारें आधी ढही हुई अवस्था में लटकी हुई थीं। लुमियन ने कुछ पलों के लिए उस पूरे इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया, और जब उसे इस बात का भरोसा हो गया कि वहाँ आसपास कोई दूसरा जीव नहीं छिपा है, तब उसने बहुत ही सावधानी से उस जली हुई इमारत के भीतर कदम रखा। वहाँ कमरे की तलाशी लेते समय उसकी नज़र अचानक एक कोने में रखे हुए एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन पर पड़ी, जहाँ से उसे सोने की एक बहुत ही हल्की सी चमक दरारों के बीच से बाहर आती हुई दिखाई दी। लुमियन धीरे धीरे उस बर्तन के पास पहुंचा, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह वास्तव में एक शुद्ध सोने का सिक्का था, जिसे देखकर वह सोचने लगा कि क्या उसके सपने के इन खंडहरों में सच में कोई खजाना छिपा हो सकता है।
उसने उस सोने के सिक्के को उठाया और उसे अपने कपड़ों से रगड़कर साफ किया ताकि उसके ऊपर जमी हुई बरसों पुरानी धूल हट सके और उस पर बने हुए चित्र और पैटर्न पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। सिक्के के सामने वाले हिस्से पर एक आदमी का चित्र बना हुआ था, जिसका चेहरा पतला था और जिसके बाल एक विशेष शैली में कटे हुए थे। साथ ही उसके होठों पर मूंछें थीं और उसकी निगाहें बहुत ही दृढ़ और गंभीर दिखाई दे रही थीं। सिक्के के पिछले हिस्से पर स्वीट आइरिस के फूलों का एक सुंदर गुच्छा बना हुआ था, जिसके ठीक बीच में 20 का अंक बहुत ही स्पष्ट और कलात्मक तरीके से उकेरा गया था, जो उस सिक्के के मूल्य को दर्शाता था। लुमियन ने उस चित्र को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि वह इंतिक गणराज्य के पहले राष्ट्रपति लेवांक्स का चित्र था, और यह देखकर वह दंग रह गया कि उसके इस अजीब सपने में भी वही मुद्रा चल रही थी जो हकीकत की दुनिया में इस्तेमाल होती है। लुमियन को इस बात का पूरा ज्ञान था कि वर्तमान समय में इंतिक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा वर्ल डियोर और कप्पेट है, जहां एक वर्ल डियोर का मूल्य पूरे 100 कप्पेट के बराबर माना जाता है। कप्पेट के सिक्के मुख्य रूप से तांबे और चांदी के रूप में मौजूद होते हैं, जहां तांबे के सिक्के 1, 5 और 10 के मूल्य में आते हैं और चांदी के सिक्के 20 और 50 के मूल्य वर्ग में बाजार में मिलते हैं। वहीं वर्ल डियोर को चांदी के सिक्कों, सोने के सिक्कों या फिर बड़े बैंकनोट के रूप में देखा जा सकता है, जहां चांदी के वर्ल डियोर सिक्के 1, 5 और 10 के मूल्य के होते हैं, जो आम लेनदेन में उपयोग किए जाते हैं। सोने के सिक्के और भी अधिक मूल्यवान होते हैं, जो 5, 10, 20, 40 और 50 के अलग-अलग मूल्यवर्ग में उपलब्ध होते हैं, और बैंक नोटों की श्रेणी तो 5 से शुरू होकर 1000 वर्ल डियोर तक की बड़ी राशि तक जाती है। इंतिक गणराज्य के लोग आज भी अपनी पुरानी मुद्रा इकाइयों के नामों को बहुत गर्व और आदत से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 5 कप्पेट के तांबे के सिक्के को अक्सर लोग लिख कहकर पुकारते हैं। उसी प्रकार 20 वर्ल डियोर की कीमत वाले सोने के सिक्के को आमतौर पर लुई डियोर के नाम से ही जाना जाता है, जो लुमियन के हाथ में इस समय मौजूद था और जिसकी चमक उसकी आंखों को चौंधिया रही थी। पुरानी मुद्रा के युग में इस सिक्के का नाम सम्राट रोसेल के नाम पर रोसेल रखा गया था, लेकिन गणराज्य की स्थापना के बाद उनके प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए इसका नाम बदलकर लुई डियोर कर दिया गया था। लुमियन की समझ और अनुभव के अनुसार कोर्डू जैसे ग्रामीण और पिछड़े इलाके में एक लुई डियोर की कीमत इतनी अधिक थी कि उससे एक गरीब किसान परिवार का पूरा महीना बहुत ही ठाठ से और आसानी से गुजर सकता था। उसे यह भी अच्छी तरह याद था कि अगर उसकी बहन औरोर की आय इतनी अधिक नहीं होती, तो उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी यह कीमती सिक्का अपनी आंखों से देखा भी नहीं होता, क्योंकि यह बहुत दुर्लभ था। पूरे कोर्डू गांव में केवल उसके परिवार और वहां के प्रशासक के परिवार के पास ही इतनी हैसियत और पैसा था कि उन्होंने लुई डियोर जैसे कीमती सिक्के को अपने पास रखा हो या कभी लेनदेन में इस्तेमाल किया हो। परंतु जैसे ही लुमियन को यह एहसास हुआ कि यह सब तो सिर्फ एक सपना है, उसके मन में एक गहरी निराशा और दुख की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि वह इस धन को अपनी असली दुनिया में नहीं ले जा पाएगा। उसे पता था कि सपने की चीजें अक्सर जागने के बाद गायब हो जाती हैं। फिर भी उसने उस सिक्के को बहुत ही सम्मान और सावधानी के साथ अपनी जेब में रखा, क्योंकि वह गरीबी का मतलब बहुत अच्छे से समझता था। वह यह भी जानता था कि एक लुई डियोर की कीमत 2000 कप्पेट के बराबर होती है, जो पड़ोसी लोएन साम्राज्य के एक गोल्ड पाउंड से मूल्य में थोड़ा सा ही कम होता है, और यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसी है। अपनी खोज को और आगे बढ़ाते हुए लुमियन उन खंडहरों की दीवारों और कोनों में छिपी हुई किसी लिखित जानकारी या इतिहास को ढूंढने की कोशिश करने लगा, ताकि वह इस जगह के असली रहस्य को जान सके। तभी अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां कभी एक पुराना चूल्हा हुआ करता था, और वहां उसे फर्श पर गहरे लाल रंग का एक बहुत बड़ा और डरावना धब्बा दिखाई दिया, जिसे देखकर वह सहम गया।
लुमियन की आंखों की पुतलियां फैल गईं और उसने तुरंत यह अंदाजा लगाया कि यह खून का ही निशान है, और उसका अनुभव कह रहा था कि यह खून बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि इसका रंग अभी तक काला नहीं पड़ा था। उसे लगा कि यह खून शायद 2 या 3 दिन पहले ही यहाँ गिरा होगा, जिसका मतलब था कि यहाँ कोई और भी मौजूद है जो बहुत ही खतरनाक और हिंसक हो सकता है, और तभी उसे अपने आसपास का माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। अचानक उसके चारों ओर की रोशनी बहुत ही कम होने लगी, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके ठीक ऊपर से आने वाली धुंधली रोशनी को किसी बहुत ही विशालकाय साये ने चुपचाप तरीके से रोक दिया है। अपने पुराने गली मोहल्लों की लड़ाइयों और औरों के मार्गदर्शन की वजह से लुमियन की प्रतिक्रिया बहुत ही तेज थी। उसने बिना पीछे मुड़े ही तुरंत हवा में छलांग लगाई और जमीन पर लुढ़कते हुए एक तरफ हट गया। तभी उसके ठीक पीछे किसी बहुत ही भारी और भयानक चीज के गिरने की गूंजती हुई आवाज आई, जिसने लुमियन के दिल की धड़कन को कई गुना बढ़ा दिया, और वह तुरंत अपनी कुल्हाड़ी संभालकर खड़ा हो गया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने एक ऐसा खौफनाक राक्षस खड़ा था जिसे देखकर किसी भी साहसी व्यक्ति की रूह कांप जाए। वह राक्षस पूरी तरह से नग्न था और उसके शरीर पर त्वचा का एक भी कतरा मौजूद नहीं था। उस राक्षस की लाल सुर्ख मांसपेशियां, नसें और पीली वसा पूरी तरह से बाहर दिखाई दे रही थीं, और उसके पूरे शरीर से एक अजीब सा चिपचिपा तरल पदार्थ टपक रहा था जो बहुत ही बदबूदार और डरावना लग रहा था। उसकी आंखें उसके चेहरे के मांस में बहुत गहराई तक धंसी हुई थीं, और उसका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ था, जिससे बदबूदार लार और खून का मिश्रण जमीन पर गिर रहा था, जो उसके भूखे होने का संकेत दे रहा था। लुमियन ने आज तक अपनी जिंदगी में केवल डरावनी कहानियां और भूतों के किस्से ही सुने थे, लेकिन उसने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसका सामना ऐसे किसी असली और शैतानी जीव से कभी होगा। जैसे ही उस बिना त्वचा वाले राक्षस ने दोबारा हमला किया, लुमियन ने अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए खुद को बचाया और मौका पाते ही अपनी कुल्हाड़ी से उस राक्षस की पीठ पर एक बहुत ही भीषण और जोरदार प्रहार किया। कुल्हाड़ी के वार से उस राक्षस के शरीर से मवाद और काले खून की बौछार होने लगी, लेकिन लुमियन जानता था कि अगर उसने यहाँ ढिलाई बरती तो उसकी मौत निश्चित है, इसलिए वह उस पर लगातार वार करता रहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस राक्षस के सिर के पिछले हिस्से, गर्दन और पीठ पर इतने गहरे और सटीक घाव किए कि वह राक्षस अंततः निढाल होकर जमीन पर गिर गया, और उसने हिलना डुलना पूरी तरह से बंद कर दिया। लुमियन को लगा कि उसने उस शैतान को मार गिराया है, और उसने राहत की सांस लेते हुए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने लुमियन के पैरों तले की जमीन खिसका दी, और वह डर से कांप गया। जैसे ही लुमियन उस राक्षस की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा, वह बिना त्वचा वाला राक्षस अचानक से अपने दोनों हाथों के बल पर दोबारा खड़ा हो गया, जैसे कि उस पर लुमियन के जानलेवा वारों का कोई असर ही न हुआ हो। लुमियन यह देखकर स्तब्ध रह गया कि इतने सारे गहरे घाव होने के बाद भी वह राक्षस अभी तक जीवित था, और अब उसे लगने लगा था कि यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक कभी न मरने वाला अमर राक्षस है। लुमियन को समझ आ गया कि इस राक्षस से लड़कर उसे हराना लगभग असंभव है, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया, और वह अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर अपने घर की दिशा में दौड़ा। दौड़ते समय उसे अपने ठीक पीछे उस राक्षस की भारी सांसों की आवाज और उसके कदमों की धमक साफ सुनाई दे रही थी, जो उसे हर पल मौत का एहसास करा रही थी, लेकिन लुमियन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने तुरंत दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और सुरक्षा के लिए पास में रखा एक लोहे का बड़ा कांटा उठा लिया, पर उसने देखा कि वह राक्षस घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो उसे उस राक्षस का वह खौफनाक और बिना खाल वाला चेहरा दिखाई दिया, जो केवल उसे घूर रहा था, और कुछ समय बाद
वह चुपचाप वापस उन खंडहरों की ओर चला गया। लुमियन को तब यह महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि शायद उसका यह घर इस डरावने सपने में एक बिल्कुल सुरक्षित स्थान है, जहाँ कोई भी बाहरी राक्षस या शैतानी ताकत कदम नहीं रख सकती और वह सुरक्षित रह सकता है। वह इतना अधिक थक चुका था कि उसे लगा जैसे उसने पूरे दिन कठिन युद्ध का अभ्यास किया हो और वह भारी थकान के कारण अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं ताकि वह इस सपने से बाहर जा सके। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह अपने कमरे में है और उसने अपने पायजामे की जेब चेक की, लेकिन वहाँ वह सोने का लुई डियोर सिक्का नहीं था, जिससे यह साबित हो गया कि सपने की दौलत हकीकत में नहीं बदल सकती। अब लुमियन के मन में सबसे बड़ा सवाल और चिंता यह थी कि उसे उस कभी न मरने वाले राक्षस का सामना फिर से करना होगा और उसे उन खंडहरों के रहस्यों को सुलझाने के लिए कोई न कोई रास्ता तो जरूर ढूंढना पड़ेगा।